नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की इस खास प्रस्तुति द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 21 दिसंबर 2025 है। पिछले 48 घंटों में देश की अदालतों में इतनी हलचल हुई है कि लगा जैसे कानूनी दुनिया का कोई फेस्टिवल चल रहा हो। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों से लेकर हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामलों तक 20 से भी ज्यादा अहम खबरें सामने आई हैं। अब हम उन सभी खबरों की लिस्ट तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग करेंगे। हम इनमें से कुछ सबसे दिलचस्प और असरदार मामलों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन अदालती फैसलों का हम सब के जीवन के लिए असल में मतलब क्या है। बिल्कुल, क्योंकि खबरें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक दिन की सुर्खी नहीं बनती, बल्कि आने वाले समय के लिए समाज और कानून की दिशा तय करती हैं। आज हम ऐसे ही कुछ मामलों के धागे खोलेंगे। कैसे अदालतें समाज सुधारक की भूमिका निभा रही हैं, कैसे वे हमारे निजी रिश्तों को नई परिभाषा दे रही हैं और कैसे बड़े राजनीतिक मामलों में न्याय की प्रक्रिया ही खुद एक कहानी बन जाती है। पर चलिए शुरू करते हैं पहले बड़े थीम से, न्यायपालिका का बढ़ता दायरा। सबसे पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से ही है, जो सुनने में तो एक रूटीन प्रशासनिक खबर लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। छुट्टियों में भी न्याय जारी रखने के लिए एक विशेष वेकेशन बेंच बनाई गई है। शुरू करने से पहले ये वेकेशन बेंच होती क्या है? क्या ये आम दिनों में बैठने वाली बेंच से अलग है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, साल में कुछ हफ्तों के लिए छुट्टियों पर जाती हैं, जैसे गर्मी और सर्दियों में। पारंपरिक रूप से इसका मतलब था कि न्याय का काम एक तरह से रुक जाता था, लेकिन वेकेशन बेंच इस परंपरा को तोड़ती है। ये जजों की एक विशेष बेंच होती है जो छुट्टियों के दौरान सिर्फ उन मामलों को सुनने के लिए बैठती हैं जिन पर तत्काल सुनवाई की जरूरत हो, जहां किसी की स्वतंत्रता या अधिकारों का सवाल हो। इस बार चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच का गठन यह दिखाता है कि अब न्याय, कह सकते हैं कि 24/7 उपलब्ध कराने पर जोर है। ये एक्सेस टू जस्टिस यानी न्याय तक पहुंच के सिद्धांत को मजबूत करने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो ये सिर्फ छुट्टियों की बात नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है कि न्याय किसी के लिए इंतजार नहीं करेगा। लेकिन न्याय तक पहुंच की बात से आगे बढ़कर ऐसा लग रहा है कि अदालतें अब शासन और प्रबंधन के उन क्षेत्रों में भी दखल दे रही हैं जहां पहले वे नहीं जाती थीं। जैसे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शनि शिंगणापुर मंदिर का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के ट्रस्ट के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए नासिक कमिश्नर को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। अदालत ये क्यों पूछ रही है कि मंदिर को 2400 कर्मचारियों की जरूरत क्यों है? ये तो मंदिर ट्रस्ट का काम है। देखिए, यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका का विस्तार दिखता है। सतही तौर पर यह मंदिर प्रबंधन का मामला लगता है, लेकिन इसके मूल में पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल है। धार्मिक ट्रस्टों को अकूत दान मिलता है जो तकनीकी रूप से सार्वजनिक धन है। जब अदालत ये सवाल करती है कि 2400 कर्मचारियों की जरूरत क्यों है, तो वो असल में ये पूछ रही है कि क्या इस सार्वजनिक धन का सही इस्तेमाल हो रहा है? कहीं यहाँ राजनीतिक नियुक्तियां या भ्रष्टाचार तो नहीं है? ये कदम दिखाता है कि अब धार्मिक संस्थान भी न्यायिक जांच के दायरे से बाहर नहीं है, खासकर जब बात वित्तीय पारदर्शिता की हो। मतलब मंदिर से लेकर प्रदूषण तक? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि दिल्ली प्रदूषण मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया है। ट्रैफिक जैम कम करने के लिए दिल्ली के टोल बूथ ही बंद कर दो। ये तो एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला है जो आमतौर पर सरकार लेती है। क्या अदालतें अब कार्यपालिका का काम कर रही हैं? यह आज के समय का सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल है। इसे न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जब कार्यपालिका या विधायिका अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में, कह सकते हैं कि विफल रहती है, जैसे प्रदूषण को नियंत्रित करना, तो अदालतें जनहित में कदम उठाती हैं। टोल बूथ का सुझाव इसी का एक उदाहरण है। NHAI ने खुद अदालत में माना कि MCD के टोल कलेक्शन की वजह से सीमाओं पर भयंकर जाम लगता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। तो अदालत कह रही है कि अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो उसे बदलो। हालांकि इसके आलोचक इसे न्यायिक अतिक्रमण या जुडिशियल ओवररीच भी कहते हैं, जहां अदालतें अपनी सीमाएं लांघ रही हैं। ये एक बहुत महीन रेखा है। और शायद इसी शक्ति और जवाबदेही को लेकर सुप्रीम कोर्ट खुद भी चिंतित है। एक खबर जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो थी जजों द्वारा रिटायरमेंट से ठीक पहले धड़ाधड़ आदेश पारित करने के ट्रेंड पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। अदालत ने इसकी तुलना क्रिकेट मैच के अंत में छक्के मारने से की है। यह तो न्यायपालिका का आत्मनिरीक्षण हुआ और ये बहुत स्वस्थ संकेत है। ये टिप्पणी न्यायिक जवाबदेही से जुड़ी है। इसका इशारा उन आदेशों की तरफ है जो शायद जल्दबाजी में बिना सभी पक्षों को गहराई से सुने दिए जाते हैं। जब एक संस्था खुद अपनी कमियों को पहचान कर
उन पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करती है तो ये उस संस्था की मजबूती को दिखाता है। ये एक तरह से सिस्टम के भीतर एक सेल्फ चेक है। तो एक तरफ अदालतें शासन और प्रबंधन जैसे बाहरी मुद्दों पर अपनी भूमिका बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वे हमारे घरों के अंदर हमारे निजी रिश्तों के कानूनी परिभाषा को भी बदल रही हैं। ये हमें हमारे दूसरे बड़े थीम पर लाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लिव इन रिश्तों पर 2 फैसले आए हैं जो पहली नजर में एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगते हैं। हाँ, और यही इन फैसलों को फैसिनेटिंग बनाता है। पहले मामले में अदालत ने 12 लिव इन जोड़ों को सुरक्षा देते हुए कहा कि व्यक्तिगत अधिकारों के लिए शादी कोई शर्त नहीं है। ये आधुनिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करने वाला फैसला है। लेकिन फिर दूसरे ही मामले में अदालत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और बिना तलाक लिए लिव इन में रह रहा है तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती। तो ये तो विरोधाभासी हुआ। एक तरफ आप लिव इन को सही कह रहे हैं, दूसरी तरफ गलत। एक आम इंसान इसे कैसे समझे? इसे विरोधाभास के बजाय संतुलन के रूप में देखना चाहिए। अदालत यहाँ 2 अलग अलग सिद्धांतों के बीच संतुलन बना रही है। पहले मामले में यह 2 अविवाहित वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन दूसरे मामले में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। यानी अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपके लिव इन में रहने का अधिकार आपके पति या पत्नी के कानूनी अधिकारों पर हावी नहीं हो सकता। अदालत कह रही है कि लिव इन रिलेशनशिप को अवैध संबंधों या व्यभिचार मतलब एडल्ट्री का लाइसेंस नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, यह व्यक्तिगत स्वायत्ता और मौजूदा विवाह की कानूनी पवित्रता के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संतुलन है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण संतुलन। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया। और रिश्तों की इसी कानूनी व्याख्या से जुड़ा एक और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है जो भारतीय सामाजिक ताने बाने पर सीधी टिप्पणी करता है। अदालत ने कहा कि पति का अपने माता पिता को पैसे भेजना या पत्नी से खर्च का हिसाब मांगना आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं माना जाएगा। ये फैसला तो बहुत पारंपरिक लगता है। क्या ये महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ नहीं है? ये एक बेहद जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। अदालत ने इस फैसले में कहा कि ये भारतीय समाज का प्रतिबिंब है, जहां एक बेटे का अपने माता पिता की देखभाल करना एक सामान्य सामाजिक कर्तव्य माना जाता है। हाँ, अदालत का मुख्य उद्देश्य शाह धारा 498A के दुरुपयोग को रोकना है, जहां इस कानून का इस्तेमाल पतियों और उनके परिवारों को परेशान करने के लिए किया जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा, महिला अधिकार समूहों का तर्क है कि ये फैसला उस सामाजिक सच्चाई को कानूनी मान्यता दे सकता है जो अक्सर महिलाओं पर वित्तीय नियंत्रण रखने और उन्हें प्रताड़ित करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ अदालत कानून की दुरुपयोग को रोकने और एक संभावित अन्यायपूर्ण सामाजिक मानदंड को मजबूत करने के बीच की पतली रस्सी पे चल रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला है जो शायद इस पारंपरिक सोच से आगे बढ़ता हुआ दिखता है। 3 जजों की बेंच ने कहा है कि आपसी सहमति से तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 1 साल तक अलग रहने की शर्त अनिवार्य नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा। अब तक कानून ये कहता था कि अगर कोई जोड़ा आपसी सहमति से भी तलाक लेना चाहता है तो उन्हें पहले याचिका दायर करने के बाद 1 साल तक इंतजार करना होगा। इस कूलिंग ऑफ पीरियड का उद्देश्य था कि शायद वो अपने फैसले पर फिर से विचार कर लें। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि कई मामलों में जहां रिश्ते में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है और दोनों पक्षों के लिए साथ रहना असाधारण कठिनाई भरा है, वहां ये 1 साल की शर्त क्रूरता बन जाती है। ये फैसला कानून को ज्यादा मानवीय और व्यावहारिक बनाता है और ये स्वीकार करता है कि हर रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, कुछ को खत्म होने देना ही बेहतर है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि अदालतें शासन से लेकर बेडरूम तक हर जगह अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित कर रही हैं। लेकिन जब मामले हाई प्रोफाइल और राजनीतिक हों तो न्याय देने से ज्यादा जरूरी हो जाता है ये सुनिश्चित करना कि न्याय की प्रक्रिया सही हो। ये हमें हमारे तीसरे और आखिरी थीम पर लाता है, प्रक्रियात्मक न्याय। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। हाँ, और इस मामले में ये समझना बहुत जरूरी है कि अदालत ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। हाई कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को निर्दोष नहीं ठहराया है। अदालत ने उनके खिलाफ लगे आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अदालत ने सिर्फ उस प्रक्रिया पर सवाल उठाया है जिसके तहत लोकपाल ने सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की अनुमति दी। तो इसका असल में क्या मतलब हुआ? क्या जांच अब रुक जाएगी? नहीं, जांच नहीं रुकेगी, लेकिन अदालत का ये फैसला प्रक्रियात्मक न्याय यानी प्रोसीडरल जस्टिस की एक बहुत बड़ी जीत है।
इसका मतलब है कि लोकपाल जैसी शक्तिशाली संस्था भी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती, उसे एक तय प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। अदालत ने शायद पाया होगा कि जांच का आदेश देने से पहले महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया, या कोई और प्रक्रियात्मक खामी थी। ये फैसला शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को पुख्ता करता है और ये सुनिश्चित करता है कि भविष्य में किसी पर भी बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू न हो सके। और प्रक्रिया की यही पवित्रता हमें एक और मामले में दिखती है, जहां कांग्रेस नेता अलका लांबा पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। यहाँ अदालत का रुख अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ अदालत को प्रथम दृष्टया मतलब प्रिमा फेसे ये लगा है कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। ये मामला सार्वजनिक जीवन में विरोध प्रदर्शन की सीमाओं से जुड़ा है। विरोध करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या उस अधिकार की आड़ में आप कानून हाथ में ले सकते हैं, जैसे पुलिस पर हमला करना? अदालत ने पाया कि इस मामले में आगे की जांच यानी एक पूर्ण मुकदमे की जरूरत है, ये तय करने के लिए कि क्या विरोध प्रदर्शन के दौरान कानूनी हदें पार की गई थीं। तो एक मामले में अदालत प्रक्रिया को रोक रही है क्योंकि वो गलत थी, और दूसरे में प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है क्योंकि उसे वो जरूरी लग रही है। और जब प्रक्रिया पर बाहरी दबाव का खतरा हो तब भी अदालतें कदम उठाती हैं, जैसा कि राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में हुआ। केस को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। बिल्कुल, ये फैसला कोर्ट रूम में डराने धमकाने के आरोपों के बाद आया है। ये निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया एक क्लासिक कदम है। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर किसी भी पक्ष को लगता है कि माहौल डरावना है या उन पर दबाव है, तो निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। केस को ट्रांसफर करके हाई कोर्ट ये सुनिश्चित कर रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया किसी भी तरह के बाहरी दबाव से मुक्त रहे। ये दिखाता है कि सिस्टम अपनी अखंडता को लेकर कितना गंभीर है। तो पिछले 2 दिनों की इन खबरों की गहराइयों में उतरकर एक बात तो साफ है, अदालतें अब सिर्फ कानून की व्याख्या करने वाली संस्थाएं नहीं रही, वे सक्रिय रूप से समाज को आकार दे रही हैं, सरकार को जवाबदेह बना रही हैं और हमारे सबसे निजी मामलों में सही और गलत के बीच संतुलन बना रही हैं। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। और इन सभी मामलों को एक साथ देखने पर एक बड़ा सवाल उभरता है जो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने लायक है। हमने देखा कि अदालतें मंदिर प्रबंधन से लेकर प्रदूषण, निजी रिश्तों और सामाजिक सुधारों तक हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रही हैं। ये सक्रियता कई बार जरूरी और फायदेमंद लगती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब न्यायपालिका ही नीति बनाने लगे तो चुनी हुई सरकार की लोकतांत्रिक जवाबदेही का क्या होता है? एक लोकतंत्र में शासन और सामाजिक नीति में न्यायिक हस्तक्षेप की आदर्श सीमा क्या होनी चाहिए? इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज की इस विशेष प्रस्तुति द डीप डाइव से जुड़ने के लिए धन्यवाद।